हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल और क्षारों के ऊपर कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है ना। उनको समझेंगे अच्छे से, क्या है, कैसे हैं और क्या उनके आंसर्स होंगे, बढ़िया से समझते हैं, ठीक है ना। पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, कह रहा है कि आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आश्रित जल तथा शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा एक में क्षारीय विलयन भरा है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो इन परख नलियों में रखे विलयन की पहचान कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए ये एक्सपेरिमेंट है एक तरह का, आपको हम ऐसे ही ओरली बता दे रहे हैं और आने वाले दिनों में हम जल्द ही इस एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी लेकर आएंगे, आपको करके दिखाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम लोग केवल समझते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जरा एक बात ध्यान दीजिए, हमसे बोला गया है कि हमें 3 परख नलियां दे दी गई, तीनों में एक में से आश्रित जल है। आश्रित जल किसको कहते हैं? देखिए, जिस पानी को हम लोग उबाल देते हैं उसमें से सारी गैसों को बाहर निकाल देते हैं, उबलने के बाद जो पानी बचता है उसको हम लोग कहते हैं आश्रित जल, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना। तो एक परख नली में वो डिस्टिल्ड वाटर भर के दे दिया उसने, एक में हमको क्या किया है, अम्लीय विलयन भर दिया, एक में क्षारीय विलयन भर दिया है। अब आप जब तीनों परख नलियों को देखेंगे तो तीनों के विलयन एक जैसे दिखाई देंगे, आपको किसी में कोई अंतर नहीं आएगा। अब आपसे बोला गया है, कह रहा है कि आपको हमने लाल लिटमस पत्र दिया है, केवल लाल लिटमस पेपर, और कह रहा है इससे आप कैसे पता करेंगे, केवल इस एक लाल लिटमस पेपर से, कि इन तीनों में से किसमें अम्ल है, किसमें क्षार है और किसमें आश्रित जल है। तो अगर आपको याद हो, हमने पीछे जब क्लास को स्टार्ट किया था ये वाले चैप्टर को, तो पहली क्लास के बाद हमने आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था। वहां पर हमने आपको बताया था, अच्छे से एक्सपेरिमेंट शो किया था कि किस तरह से जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। बस हमें वही मेथड अपनाना है। हम जानते हैं कि लाल लिटमस पेपर पर किसका असर होता है? क्षार का। क्षार क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। तो आप पहले क्या करना, तीनों परख नली रख लीजिए। अब आप लाल लिटमस पेपर को लेकर तीनों परख नलियों में डुबोकर देखिए एक एक बार। आपको पता है कि लाल लिटमस पेपर पर केवल क्षार काम करता है, जो क्या करेगा, उसको नीला कर देगा। तो तीनों परख नलियों में से जिसमें भी डालने पर वो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, आप समझ जाइए उसमें क्षार है। अब उस क्षार वाले को अलग कर दीजिए। अब आपको पता चल गया, आपने क्षारीय विलयन छांट लिया। अब आपका लिटमस पेपर कैसा हो चुका है? नीला। अब उस नीले लिटमस पेपर को लेकर बाकी 2 में डालिए। आप जानते हैं कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो दोनों में डालने के बाद जिसमें भी वो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा, जिस भी विलयन में डालने पर नीला वाला कैसा हो जाए? लाल हो जाता है। तो आप समझ जाएंगे वो वाला कौन सा है जिसमें भी नीला हो। 2 बचे हैं, 2 में से जिसमें डाला नीला हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि क्या मतलब नीले से लाल हो गया ना, क्योंकि हमारा क्या था, पहले हमने क्षार में चेक किया था, लाल से नीला हो गया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीले वाले को डार्क देख रहे हैं, तो जिसमें वो नीला वाला लाल हो जाएगा उसमें क्या होगा? अम्ल होगा। तो उस अम्ल वाले को साइड में रख दिया। अब फिर दूसरे वाले पर उसको हम डुबो के देखेंगे, उस पर कोई असर नहीं होगा। तो एक क्षारीय विलयन है, एक अम्लीय विलयन है, और जो बच गया हमारा वो क्या है? आश्रित जल, ठीक है ना। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, हम आपको इसका एक्सपेरिमेंट भी दिखाएंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं इसका थ्योरी हमें कैसे लिखना है। देखिए, कह रहा तीनों परख नलियों में से प्रत्येक में लाल लिटमस पत्र को डालकर देखिए, जिसमें भी लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है उसमें क्षारकीय विलयन है। अब जो लिटमस लाल से नीला हो चुका है उसे क्रमशः दोनों परख नलियों में डालिए। जिस परख नली में लिटमस पत्र लाल हो जाए, पहले लाल से नीला हो गया था, है ना, अब वो नीला वाला जो है जिसमें भी डालने पर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, उसमें समझ जाइए कि अम्लीय विलयन है। अब कह रहा है जिस अंतिम परख नली में नीले लिटमस पत्र का रंग भी नहीं बदलता है, या लाल को तो बदल नहीं रहा था, उसमें नीले वाले का भी नहीं बदला, उसमें क्या होगा? आश्रित जल। उम्मीद करेंगे बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे इसका एक्सपेरिमेंट को करना है, ठीक है ना। करके दिखाया जाएगा आपको, बिल्कुल, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखना चाहिए। आपको हमने बता के रखा हुआ है कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं हमारे, ठीक है ना, जो दही टाइप के होते हैं खट्टे पदार्थ जो है, वो खट्टापन क्यों होता है उसमें? क्योंकि उसमें एसिड होता है, ठीक है ना, प्राकृतिक एसिड है वो। प्राकृतिक एसिड मौजूद होने की वजह से वो उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा, ठीक है ना, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, तो उसमें एसिड है। अगर हम पीतल या तांबे के बर्तनों में रखेंगे तो पीतल या तांबे के बर्तन क्या है? पीतल या तांबे के बर्तन हमारे लिए धातु है, और हम पढ़ के आए हैं रासायनिक अपक्रियाओं में, इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है ना, रासायनिक गुणों में अम्लों के, कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं? धातुओं से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है ना।
तो अगर आप क्या करते हो, खट्टे पदार्थों को रखते हो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में, तो वो तो धातु हो गई, धातु में अम्ल ने रिएक्शन करी तो हानिकारक लवण बनेंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और आप जब उनको खाओगे तो आपके अंदर वो हानिकारक लवण भी जाएंगे, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचेगी, है ना। तो अगर इस हानि से आपको बचना है तो आपको क्या नहीं करना है, तांबे एवं पीतल के बर्तनों में आपको दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है दही एवं खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हानिकारक लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकते हैं। अतः हानि से बचने के लिए हमें पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे लिए देखिए क्या कह रहा है, क्या एक धातु यौगिक ए है, कोई भी एक मेटल का यौगिक बना हुआ है ए, ठीक है, कह रहा है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। कोई एक ए यौगिक है हमारे पास में, वो HCl से अभिक्रिया करता है। देखिए इसको हम इक्वेशन के रूप में ऐसे लिख ले रहे हैं, कोई ए था वो HCl से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। फिर उसने बोला, कह रहा तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। भैया बुदबुदाहट तभी उत्पन्न होती है जब कोई गैस निकल रही हो, इसका मतलब इस रिएक्शन में कोई ना कोई गैस बन रही है, ठीक है। कह रहा इससे उत्पन्न गैस, बुदबुदाहट उत्पन्न हुई थी इसका मतलब गैस निकली है, तो कह रहा इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। देखिए यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, कह रहा CO2 गैस ऐसी गैस होती है जो जलती मोमबत्ती को बुझा सकती है। ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बुझा देती है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, ठीक है ना। तो CO2 क्या करती है, CO2 बुझा देती है, वहां के वातावरण में ऑक्सीजन को हटा देती है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है, ठीक है ना। तो जब इसने बोला है कि बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और इससे उत्पन्न गैस जो है जलती मोमबत्ती को बुझा देती है, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया, वे जलती मोमबत्ती बुझाने वाली गैस कौन सी है, CO2। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा बुझा देती है यदि उत्पन्न यौगिकों में, कह रहा एक कैल्शियम क्लोराइड, एक कौन है, कैल्शियम क्लोराइड, जो उत्पन्न यौगिक है उनमें से एक CaCl2 भी है। तो बोल रहा है इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए हमें यहाँ पर गेस करना है कि क्या बन सकता है। जरा एक आप बात समझिए, आपको भैया धातु यौगिक दिया गया, मतलब इस ए में तो कैल्शियम तो है ना, बिल्कुल। फिर यहाँ पर जरा बताइए इसमें H और Cl दिया है, ठीक है ना, तो Cl तो है यहाँ पर, बट यहाँ बताइए CO2 का कुछ भी हिस्सा इसमें है क्या, नहीं है ना, मतलब CO2 का पूरा पूरा हिस्सा किसमें होगा, इस कैल्शियम वाले हिस्से पर। और आप जानते हैं अगर कोई चीज CO2 में टूट रही है, हमने पीछे आपको रासायनिक गुण बताया था, निश्चित तौर पे वो इधर पे CO3 रहा होगा, तभी वो CO2 में टूटा है। तो मतलब उस तरफ जो है वो कैल्शियम के साथ में CO3 है, कौन है, CO3। और हम जानते हैं कि कैल्शियम पर भी 2 होता है, CO3 पर भी 2 माइनस होता है, ठीक है ना, और आपस में एक कट जाएगा 2 से 2, तो केवल क्या बनेगा, CaCO3। ओके, इसका मतलब हम एक बार गेस कर सकते हैं कि ये हमारा जो ए है वो क्या होगा, CaCO3, जो अभिक्रिया किससे कर रहा है, HCl से। इसने बनाया क्या, CO2 साथ में CaCl2। ओके, अब बचा क्या इसमें, ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए 3 O में से 2 O इधर निकल गए, 1 O बच गया हमारा, 2 Cl थे, तो इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराती है, 2 Cl बैलेंस कर लिए। अब हमारे पास देखिए सब कुछ निकलने के बाद केवल इस तरफ इससे एक H और इससे एक O और इससे 2 H बच रहा है, ठीक है ना। तो 1 O 2 H मिलके क्या बन गया, H2O। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। ये हो गया इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे पास अभी एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी के हमारे आज हमको 4 क्वेश्चन बताने थे, 3 हमारे हो गए हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दिखा हुआ है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से क्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, ठीक है ना। इस विलयन में क्या होगा, हमसे बोला गया है कि हमारे पास में कोई विलयन है, उस विलयन की रिएक्शन हमने करा दी अंडे के पिसे हुए कवच से। तो पहले तो आप ये समझिए कि अंडे के पिसे हुए कवच में होता है CaCO3, ठीक है ना। अंडे का कवच जो है वो CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बन, चूना पत्थर। अब कह रहा है अगर विलयन की रिएक्शन में चूना पत्थर से कराई है तो एक गैस उत्पन्न हुई है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। जरा यहां पर हम चीजों को समझते हैं, ठीक है ना। हमें एक चीज तो पता चल गया है कि अंडे के कवच में क्या है, क्या क्या हो रहा है। देखिए एक विलयन है, इस विलयन ने क्रिया किससे करी, अंडे के कवच से, और कह रहा हुआ क्या, कोई गैस उत्पन्न हुई, उस गैस ने क्या किया, चूने का पानी, चूने का पानी इसको कैसा कर दिया,
दूधिया। अब कुछ बात हम लोग यहाँ पर समझते जो हमें पता है। देखिए अंडे के कवच को हमने क्या बोला, अंडे के कवच को हम लोग करते हैं CaCO3 से प्रदर्शित। ओके, चूने का पानी, बुझा हुआ चूने को ही चूने का पानी कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ऐसा कुछ। और कह रहा है कि ये कैसा हो गया, दूधिया। दूधिया मतलब यहाँ पर चूना पत्थर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का मतलब हो गया CaCO3, ठीक है ना। ये कैसा होता है, दूधिया रंग का होता है ये, ठीक है। तो कौन सी गैस ऐसी होगी, आपको शायद देख के ही समझ में आ रहा होगा दोनों में से, है ना। गैस यहाँ पर कौन सी होनी चाहिए, CO2। उम्मीद करेंगे देख के क्लियर हो रहा आपको, ठीक है ना, CO2। साथ में जो निकलेगा वो हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, -H2O। अब जरा यहाँ बताइए कि क्या ऐसी कोई रिएक्शन हमने पढ़ी है, अभी हमने जस्ट पीछे ही यहाँ पर पढ़ के आए थे कि अगर इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करा दें, HCl से। जरा बताइए, CaCl को लेकर बना लेता है CaCl2, CO3 CO2 बदल जाता है, इसका बचा हुआ एक O, यहाँ के 2 हाइड्रोजन अब क्रिया करके बना लेता है H2O। ओके, उम्मीद करेंगे क्लियर हो रहा है आपको, है ना। तो यहाँ पर निकलने वाली गैस कौन सी है, CO2, जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, मतलब कैसा बना देती है, CaCO3 बना देती है, उसको दूध जैसा दिखा देगी पूरा, ठीक है ना। तो हमारा विलियन में कौन होगा, HCl। देखिए आंसर लिखा हुआ, कह रहा कवच में CaCO3 होता है जो अम्ल से क्रिया करके CO2 उत्पन्न करता है। अब अम्ल बोला उसने, अम्ल से अब क्रिया करेगा तभी CO2 उत्पन्न होगी, ठीक है ना। चूना पत्थर किससे, अम्ल से अब क्रिया करके CO2 उत्पन्न करेगा, तो एसिड में हमने कौन सा ले लिया यहाँ पर, HCl। कह रहा है यह CO2 जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो CO2 ही है जो चूने के पानी क्या करती है, दूधिया करती है। अतः विलयन में क्या है, HCl। अब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, कुछ और भी ले सकते हैं, कोई दूसरा एसिड, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पर HCl ले लिया है, हमारा मेन आंसर यही है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करेंगे आपको आज की क्लास भी पसंद आई होगी, चारों के चारों एनसीईआरटी प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। आगे हम लोग इस चैप्टर को और बढ़ाएंगे और भी नई नई चीजों को सीखेंगे हम लोग। अम्ल की क्षारकता क्या होती है, ठीक है ना, और क्षार की अम्लीयता क्या होती है, या विस्थापनी हाइड्रोजन क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि यहाँ पर क्या हो सके और भी लोगों को नॉलेज ज्यादा केमिस्ट्री में मिल सके, हाई स्कूल के बच्चे बढ़िया से कवर कर सके, ठीक है। ऐसी जबरदस्त वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।